अस्सलाम वालेकुम जी। खदीजा महमूद शाहिद। सन 2006 में जब मैं अपना मीडिया साइकोलॉजी का थीसिस कर रही थी तो उन्हीं दिनों में टीवी टुडे में एक पर्सनालिटी असेसमेंट बेस्ड शो जो है वो भी कंडक्ट करती थी और जिसकी थीम भी यही होती थी कि जितनी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनसे इंटरव्यूज़ करना और उसके बाद उनका साइकोलॉजिकल असेसमेंट करके फिर मैं शेयर किया करती थी। तो उसी सिलसिले में फ़ख्र आलम जो हैं उनके साथ भी एक इस तरह का सेशन हुआ। आइए उसकी कुछ झलकियाँ देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नज़र आते हैं कुछ एक और एपिसोड के साथ खदीजा महमूद आपके सामने। और आज जिस स्टार की पर्सनालिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में मुझे आज मैं जब सोच रही थी कि मैं क्या बात करूँगी, क्या कहूँगी, तो मेरे जहन में एक चीज़ आई। गुलकारों की भी कई इकसाम होती हैं। कुछ वक्त से बहुत आगे निकलते हैं, कुछ वक्त के बहुत पीछे चलते हैं और कुछ लोग जो हैं वक्त को साथ लेके चलते हैं। हमारे आज के जो मेहमान हैं ये ज़माने को साथ लेके भी चलते हैं और ज़माने के साथ भी चलते हैं। फ़ख्र आलम। उस बंदे को मैंने हमेशा हंसता मुस्कुराता, एक चंचल और शरारती आंखों वाला देखा, लेकिन 8 अक्टूबर के सानहे के बाद जब उस शख्स का मैंने एक नया रूप देखा तो बेसाख्ता मेरे मुंह से एक चीज निकली। किसी ने वाकई इनका नाम फ़ख्र आलम ठीक रखा। आज मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, ना सिर्फ फ़ख्र आलम बल्कि फ़ख्र इंसानियत। बात करते हैं अपने मेहमान से। अस्सलाम वालेकुम फ़ख्र। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। बस फर्स्ट क्लास। फ़ख्र क्या कर रहे हैं आजकल? बहुत सारे काम कर रहे हैं आजकल। बिजनेस हैं मुख्तलिफ, उनको देख रहा हूँ और टेलीविजन और शो बिजनेस के हवाले से जहाँ तक के काम का ताल्लुक है तो बहुत कम है, कोई ज़्यादा खास काम नहीं कर रहा अभी। बट ज़्यादातर जितना मेरा फोकस ऑफ अटेंशन है वो इस वक्त अपने बिजनेस की तरफ है। बिजनेस किस चीज़ का? बिजनेस एडवर्टाइजिंग है, इवेंट मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, उसके बाद एक्सपोर्ट्स हैं कुछ हमारी, ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटीज़ हैं, रियल एस्टेट डेवलपमेंट है। ये तो 5-6 वो चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा हैं वाज़े तौर पे जो काम कर रहा हूँ। इतनी सारी चीज़ों को मैनेज आराम से कर लेते हैं? पहले कर लेता था, अब थोड़ा सा ये कि चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं, काम ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू हो गया है, तो वो टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ती है। कैप्रिकॉन्स बहुत ही जज्बाती होते हैं और बहुत ही ज्यादा तनकीदी और मोहतात भी होते हैं। कैप्रिकॉन्स नए इलाकों में बड़े आहिस्ता रवि से चलते हैं और रिहर्सल के बगैर कभी नए दोस्तों के साथ लंबे चौड़े वादे नहीं करते, लेकिन वो जब भी मोहब्बत करने पर आते हैं तो टूटकर मोहब्बत करते हैं और अपना सब कुछ अपने महबूब को सौंप देते हैं। एक बार उनके जज्बात का पेंडोरा बक्स खुल जाए तो वह किसी किस्म की हुदूद कयूद को मानने से इनकार कर देते हैं और बदकिस्मती से उनकी मोहब्बत के साथ साथ उनकी तनकीद की आदत में भी इजाफा होता चला जाता है। वो मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर डालते हैं, लेकिन इन्हें सच्ची मोहब्बत की तलाश में पूरी उम्र भी लग सकती है। कैप्रिकॉन्स के लिए कहा जाता है कि वो अहदो पैमान से हिचकिचाहट का इजहार करते हैं क्योंकि वो अमूमन मुस्तरद किए जाने से खौफजदा होते हैं। ताहम वो तमाम जवाबात तलाश करने और तमाम खतरों का हिसाब लगाने के बाद ही ताल्लुक जोड़ते हैं। वो अपने आप से सवाल करते हैं कि आया उनकी मोहब्बत समाजी वकार, हिस्सी तस्कीन और खानदानी मंजूरी के हवालों से क्या अहमियत रखती है। कैप्रिकॉन्स कभी कभी खुद को कमजोर महसूस करते हैं क्योंकि वो जज्बाती लेन देन में नातजुर्बाकार होते हैं। अगर वो मोहब्बत करने पर आए तो फिर कोई ऊंच नीच नहीं देखते, चुनांचे वो अपने आप को महफूज करने के लिए थोड़ा इंतजार करते हैं, हत्ता कि दूसरे शख्स के बारे में तकरीबन यकीन दहानी हासिल कर लेते हैं। फिर उनके जोश जज्बात उन्हें बहाकर बहुत दूर तक ले जाते हैं। बाज़ औक़ात वो आतिश फिशां की तरह फट पड़ते हैं। बेड में वो उस बलूंगड़े की तरह हरकत करते हैं जिसे घूमने फिरने के लिए खास जगह मिल गई हो।
अच्छा ये बताएं कि जिस फखर की मैंने बात की थी कुछ अरसे पहले की, कुड़ियों ते मुंडियो, कुछ अर्से नहीं, तकरीबन 10 साल पहले अब की। क्यों बताना चाह रहे हैं लोगों को कि मैं इतनी बड़ी उम्र की हूँ? मैं इसीलिए कुछ अरसा कह रही हूँ, मतलब मैं अपनी और आपकी एज दोनों की जरा कम करके बात करूं। क्या चीज थी कि एक तरफ एक ही ट्रेंड चलता जा रहा है और एकदम एक बंदा आया है और लोग देख रहे हैं कि ये बोल क्या रहा है। वो इतना तेज बोलने की कोई प्रैक्टिस थी, क्या था वो, क्या दिमाग में एक चीज आई थी कि जिसने सबको ही कंफ्यूज कर दिया? प्रैक्टिस प्रैक्टिस कोई नहीं, आई थिंक वो कुछ चीजें होती हैं इंसान को नेचुरली मिल जाती हैं, तो नेचुरल एक एबिलिटी थी मेरे अंदर शायद उस वक्त के लिए। और फिर एक सही भले वक्त पे किसी वक्त अल्लाह ताला ने, मैं तो इस चीज में बिलीव करता हूँ कि जो भी इंसान को आमद होती है, किसी भी किस्म की क्रिएटिविटी होती है, वो जो है वो हुनर जो है या जो भी चीज आपके अंदर होती है वो परवरदिगार देता है आपको, चूंकि उसने आपको क्रिएट किया है, आपको बनाने वाला वो है, तो आपके अंदर जो भी गुण है वो उसी के दिए हुए हैं। बिल्कुल। तो वो उस वक्त कोई एक, मेरा ख्याल है, लम्हा ऐसा था कि वो एक चीज जो थी वो दिमाग में फॉर्म होना शुरू हुई। और अच्छा, फिर उतनी तेजी से ही फॉर्म हुई? बहुत तेजी से फॉर्म हुई थी। ओके। मुझे अच्छी तरह याद है कि भंगड़ा पाओ, मेरा ख्याल है मैंने कोई 15 मिनट में पूरा गाना लिखा था। अच्छा, लिरिक्स भी आपके अपने थे? 100%। वो लिरिक्स किसी और के हो नहीं सकते थे, उसे मैं ही लिख सकता, मैं ही कर सकता था, और हो नहीं सकता था किसी का। पर वो 15 मिनट मुझे लगे थे उसको करने में। और अब मैं बैठता हूँ कभी कभार, अभी भी कभी बैठे बैठे म्यूजिक का वो होता है, तो यकीन जाने 6-6 महीने तक एक गाना जो है वो खत्म नहीं होता। अच्छा, उस वक्त क्या मतलब एक अंदर क्या हुआ था कि यार ये एक चीज तो बिल्कुल ही, मतलब उस वक्त अगर आपको याद हो कि रोमांटिक सॉन्ग्स बहुत ही ज्यादा थे और उसमें एक लड़का आया। मुझे और मैंने कभी भी ज्यादा रोमांटिक गाने मेरे वैसे हुए नहीं है, बहुत कम हुए, जब भी हुए मतलब बहुत कम कम, मतलब मैं रोमांस की तरफ ज्यादा जो था वो टिल्ट नहीं करता था। आई मीन माय लाइफ हैज बीन ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर। अच्छा, उस वक्त क्या रिस्पॉन्स मिला लोगों का? मुझे जहाँ तक कि याद पड़ता है कि जिस वक्त गाना जो था वो रिलीज हो गया था, वीडियो आना शुरू हो गया था, तो जहाँ पे भी जाता था तो लोग पहचानते थे, तो भंगड़ा पाओ पीछे से आवाज लगती थी, भंगड़ा पाओ, जहाँ पे भी होता है। इट्स बी गुड फन। बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिली लोगों की तरफ से, एंड उस वक्त का ये हाईएस्ट सेलिंग नंबर भी था, तो इट्स ऑल गुड। यतागान का मतलब क्या था? दो धारी तलवार को कहते हैं। ओके, किस जबान का? डबल एजेड स्वॉर्ड, टर्किश वर्ड। ओके। अच्छा, क्या सोच के यतागान ही नाम क्यों रखे? मैं एक्चुअली नाम सोच रहा था कि बैंड का नाम क्या रखें, क्योंकि शुरुआत जब हुई थी तो बैंड से हुई थी। अच्छा। 2 लोगों का बैंड था, तो यार बैंड का नाम क्या रखें, बैंड का नाम क्या रखें, बैंड का नाम क्या रखें, तो बड़े अरसे तक मैं सोचता रहा। एक दिन मैं डिक्शनरी लेकर बैठा, डिक्शनरी लेकर बैठा, और मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि मैं उल्टी डिक्शनरी खोलता हूँ अंग्रेजी की। अच्छा। लो ABCD से छोड़े, मैं XYZ, मतलब ये दूसरे साइड से ZYX से आते हैं। तो Z जा रहा था, Z से होते होते Y में आया, Y में यथागान देखा, X में एक और लफ्ज था ज़ुएनन, XOANON, वो देखा। बड़े अजीब अजीब मुश्किल मुश्किल लफ्ज निकाले। अच्छा, गाना तो खैर था ही बड़ा धांसू धमाकेदार। अच्छा, नाम उससे ज्यादा तवज्जो का वो मरकज बन मतलब गया। वही उल्टी डिक्शनरी लेकर मैंने कहा XYZ में से कोई नाम निकालते हैं, बड़े ओखे ओखे से अल्फाज देखे, तो यथागान मुझे बहुत ज्यादा अपील किया। 2 धारी तलवार, 2 लोग, और फिर ये भी कहते हैं कि हजरत अली की तलवार भी जो थी वो 2 धारी, तो वो कुछ उसके साथ रिलेशनशिप ऐसा बन गया और अनयूजुअल सा वो था। और उसका दूसरा जो था, जो उसकी स्पेलिंग थी YATAGAAN, यथागान, इसको अगर आप उल्टा स्पेल करें तो ये क्या बनता है? NAA ना GATAY, ना ना गाते। ना गाते हुए। ये बहुत बाद में मुझे ख्याल आया किसकी स्पेलिंग अगर उल्टी करके देखें तो ये क्या बनता है। well, it was good fun, all in good fun। अच्छा, फखर आपका इमेज बहुत ज्यादा एक लाइवली, एक वो बंदा के जो माहौल को बस मतलब महफिल उठा देता है, सब कुछ है, लेकिन आपका एक बिल्कुल ही अनोखा रूप हमने 8 अक्टूबर के साने के बाद देखा। यानी ठीक है, एक वो मासूम सा शरारती सा लड़का, यानी कि जो सिर्फ टीवी पे आता था तो लोगों के चेहरे पे स्माइल आती थी कि फखर आ रहा है और यकीनन ये बंदा उठा देगा महफिल, एंजॉय कर। लेकिन एकदम जो एक नया रूप आया, वो क्या, वो उसके बारे में कुछ बताएंगे? रूप क्या है? रूप की तो इसमें कोई बात नहीं है। वो, देखिए, उससे पहले जितना लोगों ने मुझे देखा था वो किसी,
काम मेरे काम के बीच में देखा था। एग्जैक्टली। मैं शो होस्ट कर रहा हूँ तो लोगों को बुलाना है, तो ईद का शो है तो सब मुस्कुरा रहे हैं, तो 14 अगस्त का शो है तो मुल्क की बात हो रही है और अपना अपना ट्रिब्यूट सारे आर्टिस्ट पे कर रहे हैं। एक्टिंग कर रहा हूँ अगर तो थोड़ी बहुत कर रहा हूँ तो यूजुअली कॉमेडी रोल्स दे जाता था, कभी सीरियस रोल की तरफ जो है तवज्जो नहीं दी, तो वो था। ये 8 अक्टूबर को जो हुआ उसके बाद जो इमेज था वो इमेज की बात नहीं है। 8 अक्टूबर के बाद जब मैं टीवी पे आया तो वो मैं किसी और हैसियत से आया था। उससे पहले एक आप शोबिज की पर्सनालिटी को देखते थे, उसके बाद जो आप देख रहे थे वो देख रहे थे वो एक नॉर्मल पाकिस्तानी शहरी, एक नॉर्मल इंसान जिसको कि ये अंदाजा हुआ शिद्दत का, गालिबन शायद दूसरे लोगों से बहुत पहले मुझे इस चीज की शिद्दत का अंदाजा हो गया था कि जो हो गया है अभी वो कितना बड़ा सानिया है। एग्जैक्टली। ठीक है, पता नहीं कहाँ से वो मेरे अंदर थॉट आ गई उस वक्त। वही वाली बात है कि ये परवरदिगार का काम है, उसने मुझसे शायद ये काम लेना था, शायद ये मेरे हिस्से आना था। मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत आदमी समझता हूँ कि परवरदिगार ने मुझे मौका दिया। ये मेरा सेल्फिश रीज़न था। बाकी ये कि वो इमेज विमेज की कोई इसमें बात नहीं होती। हर इंसान को करने का मौका मिलता है, जिसने करना है वो कर ले, जिसने नहीं करना वो नहीं करता। अशरफुल मखलूकात हैं, गलत की और सही की पहचान परवरदिगार ने हमें दी है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, और जब मौका मिलता है तो उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। और मुझे मतलब लोग सब कहते हैं कि जी आपने, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ लोगों को बोला, टेलीविजन पे आकर कह दिया, SMS कर दिए, फोन कर दिया, सड़कों पे खड़ा होकर लोगों को अंदर खींच खींच के लाना शुरू कर दिया एयरफोर्स म्यूजियम पे। लेकिन असल में किया किसने? अकेले एक आदमी ने नहीं किया, पता नहीं कितने सारे सैकड़ों लोग हैं कराची शहर के, हजारों लोग हैं बल्कि, मेरा ख्याल है बल्कि पूरा शहर है, पूरा पाकिस्तान है जिसने पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उन्होंने सब ने इसमें अपना अपना हिस्सा पूरा पूरा किया। बातें तो खैर फखर से काफी हो रही हैं, क्यों ना अब बाकायदा प्रोग्राम का आगाज किया जाए पर्सनालिटी असेसमेंट का। गाने तो फखर बहुत अच्छे गाते हैं। आइए देखते हैं कि फखर की ड्राइंग कैसी है। तो पहला सेगमेंट है हमारा जिसमें हम फखर से ड्राइंग बनवाएंगे, ह्यूमन फिगर ड्राइंग। और आइए फिर इनका कच्चा चट्ठा करते हैं। अच्छा जी, ह्यूमन फिगर ड्राइंग क्या? सर से लेकर पैर तक? हाँ, एक इंसान बनाना है आपने। सर से लेकर पैर तक एक इंसान बनाना है मैंने, ठीक है। इससे मैं इस तरह की भी ह्यूमन फिगर्स ड्रॉ कर लेता हूँ। अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, फखर ने जैसा इंसान बनाया है उस पे तो हम बाद में ही बात करेंगे। फखर कहानियां बनाने में कितने अच्छे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। छोटे होते हुए कभी कहानियां बनाई हैं? हमेशा। और कहानी देने में कैसे हैं? उसमें भी बहुत अच्छा। मतलब मेरा मतलब था कि गोली देने में हाँ हाँ बहुत अच्छा। तो ये आपने कहा कहानी बनाने, आपको देने और बनाने में कुछ कोई वो नहीं कहना देता। देखिए बुनियादी तौर पे हम जो शो बिजनेस के लोग होते हैं, हमारा काम ही होता है कहानियां बनाना या देना। एग्जैक्टली। सो इट्स अ फॉल्स लाइफ दैट वी लिव, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। चलिए, अच्छा, फखर का ये कहना है कि कहानियां बनाने में भी बहुत अच्छे हैं, कहानियां देने में भी बहुत अच्छे हैं। चलें अपने इस सेगमेंट में फखर से कुछ कहानियां बनवाते हैं और उसके बाद एंड में हम भी असेस करेंगे फखर को। और आप तो साइड सी बात है, जैसे जैसे कहानी सुनेंगे आप लोग तो असेस कर ही रहे होंगे कि बेसिकली फखर आलम क्या है, कैसे हैं, या नजर आते हैं कुछ। जी फखर, अब ये एक तस्वीर है, इसको देख के आपने कहानी बनानी है। इसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, क्या हो चुका है, क्या हो रहा है और क्या होगा। अब शक्ल से मुझे ये बच्चा लग रहा है तो दिल कंसिडर कि एक बच्चा है जो कि सुबह उठा था एक ख्वाब लेकर कि आज मैं एक नया इंस्ट्रूमेंट जो हूँ वो बजाना सीखूंगा, या पहले से इसके दिमाग में थी एक चाहत मौसीकी की तरफ, और इसने कहा कि मैं मौसीकी सीखूंगा। गोया सारा दिन अपने वालिदैन को कन्विंस करता रहा, कोशिश करता रहा कि वो उसको मौसीकी सीखने की इजाज़त दें और उसको एक इंस्ट्रूमेंट खरीद कर दें। बच्चे के दिमाग में आइडिया था कि या तो उसको ड्रम सेट मिलेगा, या कोई उसको इलेक्ट्रिक गिटार मिलेगा, या कोई उसको हिप किस्म का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। मगर उसके वालिद साहब ने जाकर स्टोर का दरवाज़ा खोला और उसको अपना एक पुराना वायलिन लाकर उसके सामने रख दिया, और अब वो वायलिन सामने रख के बैठा हुआ उस वायलिन को देख रहा है और एक दफ़ा फिर रीअसेस कर रहा है अपने करियर अपॉर्चुनिटीज़ को।
ये स्टोरी इख्तिताम क्या होगा इस कहानी का, क्या बस वो करेगा? अभी फिलहाल रीअसेस कर रहे हैं अपने अच्छा। करियर अपॉर्चुनिटीज को। ओके। अच्छा, ये तस्वीर देख के क्या कहानी जहन में आएगी? ये तस्वीर देख के ये कहानी जहन में आती है कि फौजी आदमी है, अपने मुल्क और अपने वतन के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है, और इस वक्त ट्रेनिंग में मसरूफ़ है, अपने घर से दूर, अपने चाहने वालों से दूर, अपने दोस्तों से दूर शदीद ट्रेनिंग कर रहा है। इस वक्त एक रस्से पे चढ़ रहा है और साथ में एक डिटर्मिन्ड लुक के साथ दूर तक देख रहा है। एक विजन इसके दिमाग में है, एक बेहतर मुल्क के लिए, तरक्की के लिए, और एक डिटर्मिनेशन जो ये वादा करती है कि कम से कम जब तक वो सलामत है तब तक वो अपने मुल्क के ऊपर किसी किस्म की आंच नहीं आने देगा। That's great. Thank you. जी फखर। सियासतदान अपनी सियासत से कभी बाज नहीं आएंगे। एक दूसरे के कान में खुसड़ फुसड़ करना, बाहर पब्लिक के सामने ये इमेज रखना कि दूसरा जो है वो गलत है और हमारा मौक़िफ़ जो है वो दुरुस्त है, और बाद में उसी के साथ एक कमरे में बैठे हुए खुसड़ फुसड़ कर रहे हैं कि हाँ मेरा ख्याल है कि उस वाले कारोबार के लिए अगर उस आदमी को वहां पर पोस्ट कर दिया जाए तो हम दोनों का फायदा होगा। इसमें पार्टियां दोनों की अलग अलग हैं और शक्ल से ही दोनों बहुत कमीने नजर आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप उन पार्टी का नाम तो बताना पसंद नहीं नहीं, छोड़िए, रहने दें, वो समझने वाले खुद ही समझ जाएंगे। ओके। वालदा ने बेटी से कहा कि तुमने नाइला से शादी करनी है, मगर बेटी ने कहा कि मैं साइमा से मोहब्बत करता हूं। इस वक्त माँ और बेटे के बीच में एक दरार पड़ चुकी है। साइमा की मोहब्बत में गिरफ्तार अरशद अब ये सोच रहा है कि वो यहाँ से अपनी ज़िंदगी को किस तरफ लेकर जाएगा, और माँ अपने ख्वाबों को अपने सामने टूटता हुआ देख रही है। आखिर में ये बताइए, साइमा से शादी करेगा कि नाइला से? देखिए, मैं हर कहानी का एंड छोड़ देता हूँ, लेट इट अप टू द व्यूअर। अब हर चीज को कंक्लूजन पे लाने की जरूरत ही नहीं है ना। अब वो तो सर्कमस्टांसेस वहां से आगे बताएंगे कि वो किस तरफ जाते लेकिन हैं। पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए मुझे थोड़ी जरूरत है। आपको पर्सनालिटी असेस इसी पे कर लेना चाहिए कि ये बंदा किसी चीज का एंड ही नहीं छोड़ता। हाँ, मुझे अंदाजा हो रहा है। यहाँ पे साइमा अच्छा। अरशद के हाथों डंप होने के बाद इफ्तिखार के साथ है और इफ्तिखार को मना रही है, लेकिन इफ्तिखार अब मान नहीं रहा, चूंकि इफ्तिखार कॉलेज के दिनों में साइमा से मोहब्बत करता था, और फिर साइमा जब अरशद की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई और उसने इफ्तिखार को ठुकरा दिया तो इफ्तिखार तब से नाराज है। अब साइमा उसको मनाने के लिए वापस आई है और इफ्तिखार मानने से इनकार कर रहा है। आपके ख्याल में क्या होगा, इफ्तिखार मानेगा? शायद अगली तस्वीर में कहानी का कोई एंड हो जाए। हाँ, ये इससे तो जरूरी एंड होगा। जनाब, तन्हाई का ये आलम था कि दुनिया में कोई बात करने वाला ना मिला। अच्छा, ये इसमें ही अरशद और नाइला का तो कुछ नहीं, वो कहानी खत्म वहीं पे छोड़ दिए, वो तो उनके अब वो मसले हैं जो चलते रहेंगे। तो यहाँ पर जो हालात नजर आ रहे हैं कि जिंदगी के अंदर कोई बात करने वाला ना मिला, समझने वाला नहीं मिला। गोया फैसला ये किया कि कब्रिस्तान में जाकर कब्रों से गुफ्तगू की जाए, कम अज कम वो बैठ कर तसल्ली से बात तो सुनेंगे। कोई जवाब देने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है, पूरी बात सुनने वाला है। और चेहरे से गम है, बेजारगी है, लेकिन उम्मीद है कि शायद यहाँ पर उनको समझने वाला मिल जाए। अच्छा, लेकिन अभी भी ये बताना आप पसंद नहीं करेंगे कि कोई मिलेगा या नहीं? अगेन, हु नोज, वी डोंट नो। बेटा जो है वो लेटा हुआ है, बाप जो है वो आया है, कमरे की लाइट जो है वो ऑन है, और बाप जो है वो आकर देख रहा है कि बेटे को किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं, क्योंकि बेटा और बाप दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। और बेटा जब थका हुआ घर वापस लौटता है तो बाप जो है इस वक्त उसको देख रहा है कि उसका कंबल सही है कि नहीं है, वो सही पोजीशन में सो रहा है कि नहीं सो रहा, और कमरे में किसी किस्म की उसकी डिस्कम्फर्ट तो नहीं है। और सुबह के लिए फिर उसकी जाके तैयारी करेगा, और सुबह एक बार फिर जब बेटा जागेगा तो बाप उसको सपोर्ट करने के लिए वहां पर मौजूद होगा और उसको सपोर्ट करके दुनिया की तरफ वापस भेजेगा। खुदा का शुक्र है कि आखिरी कहानी को तो आपने पूरा किया। ठीक है। फखर ने इंतहाई फखरी अंदाज में कहानियां सुनाई,
जिसमें नायला भी थी, साइमा भी थी, इफ्तिखार भी थे और अरशद भी थे। और साइमा का नाम 2 दफा लिया गया। फखर, क्या मैं समझूं कि साइमा को जिंदगी में आई थी? नहीं, नाम लेने को मैं मीरा का 4 दफा दे देता नाम। मीरा तो कभी नहीं गई जिंदगी में। अब क्या करें इसके बारे में, आप बताएं। लेने का नाम तो ऐश्वर्या राय का भी 6 दफा लिया जा सकता था, लेकिन वो भी नहीं आई कभी जिंदगी में। ये साइमा ही क्यों? So just a name that is an easy name to come to your mouth. I think Saima is an easy name, Aisha is an easy name, Amna is an easy name. चलें, तो उस कैरेक्टर को कंटिन्यूएशन दे दी ना मैंने एक्चुअली अगली कहानियों में, बिल्कुल क्यों नहीं। कि वो पहली कहानी ये थी, वो भी इसी से जुड़ी हुई थी, वो भी इससे जुड़ी हुई थी, तो वो यूं ही चलते चले गए। So basically that. फखर बताना नहीं चाह रहा है साइमा के बारे में, ज्यादा इंसिस्ट करना भी नहीं चाहिए। नहीं, मैं तो खुली किताब की तरह हूं जी। मेरा तो कोई वो नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, पूरा सबको पता है कि मेरे जितने हिसाब किताब हैं उसमें यकीन जानिए साइमा नाम की कोई खातून नहीं आएगी खाते के अंदर। चले, हम दुआ करेंगे कि साइमा नाम की कोई खातून आ जाए। आ जाए? हाँ। क्यों, जो मेरी जो बेगम है वो ताकि मुझे जूते मारे। वाची बात। ये तो एनालिसिस नहीं हुआ है, तो बंदे को मरवाने वाली बात हुई।